Hello students, so today we would be moving ahead, okay, and we would be talking about a new organelle from the chapter cell. Okay, the organelle is lysosome. ठीक है, so lysosome के बारे में आपने लोस्ट टाइम में पढ़ रखा था कि lysosome is known as the suicidal bag. Now why is it known as a suicidal bag will come to know in the topic. ठीक है, so let's start. So आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सेल चैप्टर में एक ऑर्गेनल के बारे में. Previously we have talked about different organelles और आज we are talking about the suicidal bag. Suicidal bag या फिर we term it as lysosome. Now what makes this organelle as the suicidal bag? तो आज देख लेते हैं. Now lysosome was discovered by Christian de Douai. It was discovered by the scientist Christian de Douai. ठीक है, क्रिस्टियन डे डुवे. ओके, एंड साइज की अगर बात करते हैं, सो साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर. ठीक है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. It is a membrane bound structure, single membrane bound structure to be more specific. It is a single membrane bound structure. ठीक है, and it consists of hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes are those enzymes जो substrate को break करते हैं with the help of water molecule. A water molecule is used by the hydrolytic enzymes to break down a substrate. ठीक है, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है दे वर्क अंडर द पीएच रेंज ऑफ एंजाइम्स एक्टिव एट अ पीएच रेंज ऑफ 4 to 5 पीएच रेंज पे काम करते हैं. मतलब एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है प्लस एसिडिक मीडियम पे काम करते हो. दे आर आल्सो नोन एज एसिडिक हाइड्रोलेस. द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम आर आल्सो टर्म्ड एज एसिडिक और द एसिड हाइड्रोलेस. एसिड हाइड्रोलेस भी उन्हें कहा जा सकता है बिकॉज दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एज वेल एज दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच. ठीक है, सो आई रिपीट इट वंस अगेन. It is termed as a suicidal bag. Why? Because it consists of acidic hydrolase. It consists of enzymes which are able to digest things. Discovered by Christian de Douai. Size 0.2 millimicron to 0.8 micrometers. Single membrane bound structure. Hydrolytic enzyme. Enzymes active at a pH range of 4 to 5. That is the acidic pH, and that is the reason we term the organelle as That is the reason we term the enzymes as acid hydrolase enzymes. ठीक है, प्रेजेंस की बात करते हैं. कहां कहां पे लाइसोसोम प्रेजेंट है, कौन से सेल्स में प्रेजेंट है. तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो यस इट इज प्रेजेंट. एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट. दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड. क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट मैच्योर आरबीसी में क्या है, इट इज एब्सेंट. प्लांट सेल के पास प्रेजेंट है क्या,
सो प्लांट सेल के पास एब्सेंट है, प्लांट सेल के पास एब्सेंट है, क्यों? तो यार फिर लाइसोसोम का काम कौन करेगा? तो देयर आर सम अदर ऑर्गेनल्स व्हिच वुड वर्क एज द लाइसोसोम बिकॉज दे हैव द सेम डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। जो एंजाइम जो अभी अपन ने बात की थी एसिड हाइड्रोलेस और द हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम, उसी टाइप के एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड दोस ऑर्गेनल्स आर, वी हैव द vacuole है, we have sperosomes and we have what do you call granules। ओके, जो आपने प्रोटीन का आप लेयर बनाते थे, अगर आपको याद हो कि सीड के सराउंडिंग में वी हैड एल्यूरोन लेयर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो एल्यूरोन ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उनके पास ये प्रेजेंट होता है, या फिर वी कैन आल्सो पुट इट एज ग्रेन्स। ठीक है, तो याद रखना है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम तो नहीं है, बट लाइसोसोम का फंक्शन वैक्यूल, स्पेरोसोम्स, एल्यूरोन ग्रेन्स करते हैं बिकॉज दे हैव द सेम टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी लाइसोसोम। दोस आर दी एसिड हाइड्रोलेस टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट है। प्लांट सेल में तो एब्सेंट ही है बट उसका रोल कौन कर रहा है? वैक्यूल, स्पेरोसोम्स एंड एल्यूरोन ग्रेन्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, व्हाट आर दिस एंजाइम्स जिनकी बात मैं कर रहा हूं? सो अगर अपन लाइसोसोम बनाते हैं, जैसे दिस इज लाइसोसोम, जस्ट अ रफ डायग्राम। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो विल मेंशन द नेम्स ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे कि वी हैव न्यूक्लियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसमें वी हैव टू कैटेगरीज। If this enzyme is going to break down the DNA, so we have deoxyribonuclease. If it is going to break down RNA, so we have ribonuclease. ठीक है, so DNA को ब्रेक करने के लिए मैं मेंशन कर देता हूं, this is for DNA and this is for RNA. So we have specific group of enzymes. So अगर DNA को ब्रेक डाउन करना है, so लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दैट इज गोइंग टू बी अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम। और अगर आरएनए को ब्रेक डाउन करना है तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अगर लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना है, सो वी हैव लाइपेज। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना है, सो वी हैव ग्लाइकोसिडेज। अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, सो देर आर प्रोटीएज, देन देर आर phosphatase, there are phosphatase, there are sulfatase, okay, there are, see यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है that is phosphatase, that is phosphatase। ठीक है, वी हैव वन मोर। अच्छा, ये जो एंजाइम है इसका नाम आपने सुना होगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज एन एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड। इट इज रिलीज्ड इन द आईज आल्सो एंड इन द सलाइवा आल्सो, और इंटेस्टाइन में भी रिलीज होता है। इट्स अ एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड जिसका काम है बैक्टीरिया को डैमेज करना या बैक्टीरिया को खत्म करना। ठीक है, सो लाइसोजाइम प्रेजेंट है एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एंजाइम इज कैथेप्सिन। Okay, we have one more important enzyme that is cathepsin. ठीक है, so cathepsin की बात करते हैं बाद में। So cathepsin. So these are the enzymes which are present inside the lysosome and they come under the category of hydrolytic enzymes or the acid hydrolases. Lipase इसका breakdown करेगा. So this is going to be useful in breakdown of lipids ले लेते हैं. This is going to break down the carbs, carbohydrates.
प्रोटीन्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ दिस इज एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड, एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड है, ठीक है. सो दे ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है. As I mentioned earlier कि सब एंजाइम दे रिक्वायर एसिडिक पीएच, दैट इज द रेंज 4 to 5 के बीच का रेंज इनको चाहिए टू बी फंक्शनल. तो यार लाइसोसोम के अंदर ये एसिडिक पीएच कौन मेंटेन करके रखता है, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार कौन मेंटेन करके रख रहा है एसिडिक पीएच इनसाइड द लाइसोसोम. सो दिस एसिडिक पीएच इज मेंटेन्ड एक्चुअली बाय पंपिंग द H+. साइटोप्लाज्म में से काफी सारे H+ को अंदर पंप किया जाएगा. A lot of H+ are going to pumped inside the lysosome and H+ is associated with acidic nature. तो ये क्या करेगा, जितने H+ अंदर पंप करेगा अपन तो वो एसिडिक रेंज को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है. एंड वी नीड टू बी नोइंग दैट पंप कर रहे इट वुड रिक्वायर दी ATP एज वेल, ATP यूज करेगा. Clear है? So because of pumping the H+ inside the lysosome, the acidic nature is maintained. अगर H+ अंदर पंप नहीं होगा तो acidic nature maintain नहीं हो पाएगा. Clear है? So let's move ahead. Pause the video, copy down the details. अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अपन बोल रहे थे कि यार दिस इज अ सुसाइडल बैग, इतने सारे एंजाइम्स लोकेटेड है, तो अगर ये मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, ये एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे. एंजाइम्स अगर बाहर आ जाते हैं तो वो बाकी के ऑर्गेनल्स को डैमेज कर सकते हैं सेल के. दिस शुड नॉट हैपन. सो देयर आर सम मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर्स जो क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखते हैं. देयर आर सम मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर्स जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखते हैं, ठीक है, सो दैट द मेम्ब्रेन डू नॉट गेट डैमेज. सो वन ऑफ देम इज कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है. देन वी हैव द हेपरिन एंड वी हैव कॉर्टिसोल. We have cholesterol, heparin and cortisol. So we have a group of membrane stabilizers. See, जो membrane है यहाँ पे, that is going to be that bilipid layer. पता होगा ना आपको? Okay, it's going to have protein as well as the bilipid layers. So membrane stabilizers. Which would keep the membrane of the lysosome stabilized. So they are cholesterol. So we have cholesterol, ये stabilize करके रखेगा. We have heparin and we have cortisol. We have cortisol. So these are some categories of substances जो membrane को stabilize करके रखेंगे. So now the question comes कि यार अगर मेम्ब्रेन स्टेबलाइज ये कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन को डैमेज कौन कर सकता है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को डैमेज कौन कर सकता है, जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर का कंटेंट बाहर आ सकता है. सो वी हैव क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स थे तो मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइजर्स, मेम्ब्रेन which would destabilize the membrane, which could lead to the enzymes coming out of the lysosome, damaging the whole cell. So we have the UV rays, we have the X-rays, we have lipid soluble vitamins, like A, B, E, K, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So these are lipid soluble vitamins, UV rays, X-rays. Then we have the steroids or the sex hormones. So ये वो कंपोनेंट्स है जो मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं और जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर का कंटेंट बाहर आ सकता है.
ठीक है, आई मेंशन वन मोर, दैट इज द बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके कौन रखेगा और मेम्ब्रेन को कौन सी चीजें डिस्टेबलाइज कर सकती हैं. सो स्टेबलाइज करने का काम करता है कोलेस्टेरॉल, कॉर्टिसोन एंड हेपरिन, और डिस्टेबलाइज करने का काम करता है यूवी रेज, एक्स रेज, लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के, स्टेरॉइड्स और द सेक्स हार्मोन्स एंड द बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, क्लियर है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स अवेलेबल. तो अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में बात करता हूं, ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So lysosome is going to be formed by the Golgi body. The Golgi body also consists of cisterns. So the board is small, तो थोड़ा hodgepodge हो सकता है, but I'll try to make it as simple as possible. Let's say this is a cell. Okay, this is a cell. ठीक है, and I'll draw the Golgi body like this. ठीक है, these are cisterns of the Golgi body and this part is the cis part, और ये वाला जो पोर्शन होता है this is the trans. This is cis, this is trans part of the Golgi body. ठीक है, तो जो लाइसोसोम होता है उसका फॉर्मेशन होता है ट्रांस वाले पार्ट से. तो मैं यहां पे दिखाता हूं. लेट्स से दिस इज a primary lysosome. Okay, we'll mention it here. This is a primary lysosome बोला जाता है. We can also term it as prolysosome and we can also term it as virgin lysosome. ठीक है, maybe in different books you would come across different names, तो मैंने यहाँ सब लिख दिए. We have the primary lysosome, we have the prolysosome, we have the virgin lysosome, which is produced by the trans part of the Golgi body. ठीक है, now what is it going to do? ध्यान से सुनना. Now when a food particle enters inside the cells, let's say there's a solid food particle, there's some food particle here and it needs to get inside the cell. तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में एक इनवेजिनेशन होगा. इनवेजिनेशन इज देयर इज अ मेम्ब्रेन गोइंग टू गेट पिंच्ड ऑफ. तो इस तरीके से मेम्ब्रेन पिंच्ड ऑफ हो जाएगी. ठीक है, और ये जो फूड पार्टिकल है ये मेम्ब्रेन के इस तरीके से अंदर आ जाएगा एंड देन दिस इज गोइंग टू पिंच्ड ऑफ. ये अलग हो जाएगा यहां से. ठीक है, it got pinched off, ये अंदर की तरफ पूरा आ गया. This is known as the food vesicle. This is known as the food vesicle. This is known as the food vesicle. ठीक है, और ये जो प्रोसेस यहां पे हुआ कि फूड पार्टिकल अंदर एंटर हुआ, इनवेजिनेशन हुआ सेल मेम्ब्रेन का, this is known as endocytosis. This is known as endocytosis. ठीक है, अगर ये जो पार्टिकल है, if this particle is a solid particle, तो ये जो एंडोसाइटोसिस के साइटोसिस का जो प्रोसेस है, इट इज टर्म्ड एज सेल ईटिंग. If it is solid food particle and if it is a liquid food particle, it is termed as cell drinking. ठीक है, if it is in the form of liquid, we term it as cell drinking and cell eating. Cell eating is when it's solid and cell drinking is when it is liquid. Okay, in general we term it as endocytosis. ठीक है, समझ में आ रहा है. Now this food vesicle, if it contains a solid food particle, we would term it as phagosome.
and if it contains a liquid food particle, we would term it as pinosome. We would term it as pinosome and phagosome. Is it clear? अगर जो वेसिकल बना, फूड वेसिकल, and it contains a solid food particle, we'll term it as phagosome, and if it contains a liquid food particle, we'll term it as pinosome. Done? We have also a term, जैसे कि इसको जब डाइजेस्ट किया जाएगा, अच्छा we'll talk about it later on. अब क्या होगा, जो प्राइमरी लाइसोसोम था और जो फूड वेसिकल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दिस वुड मर्ज टुगेदर. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, दोनों मर्ज हो जाएंगे. And when they would merge, they would result in formation of this was primary, so this would be termed as secondary lysosome. This would be termed as secondary lysosome. ठीक है, या फिर we can also term it as heterophagosome. You can also term it as heterophagosome. Hetero is because the component does not belong to the cell. इसलिए we are using a term heterophagosome. ठीक है, and we can also term it as a digestive vacuole. It can also be termed as a digestive vacuole. Is it clear? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर पूछा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम किससे बनता है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी लाइसोसोम एंड द फूड वेसिकल. And the food vesicle. If the food vesicle consists a solid food particle, we'll term it as a phagosome, and if it contains a liquid food particle, we'll term it as the pinosome. Solid and liquid. ठीक है? So now the process of digestion is going to start. जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अंदर आया था, अब उसको लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाएंगे. ठीक है, सो दिस इज नोन एज हेटेरोफेगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज हेटेरोफेगी. ठीक है, इट इज टर्म्ड एज हेटेरोफेगी. दैट इज कन्वर्जन ऑफ complex food material into simple food material inside the lysosome. Secondary lysosome is termed as heterophagy. ठीक है, so अभी डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया, और जो भी चीजें हैं उसको ये लाइसोसोम क्या करेगा, this lysosome is going to release all the simple formed material inside the cytoplasm. वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा जो भी सिंपल चीजें थी. ओके, और अंदर क्या बच जाएगा, ओनली द कॉम्प्लेक्स मटेरियल और द वेस्ट, और द वेस्ट बचेगा खाली. तो क्या याद रखना है, सिंपल फूड can pass through lysosome membrane. ठीक है, सिंपल फूड लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा, मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म चला जाएगा. ठीक है, अब लाइसोसोम के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, बिकॉज जो भी सिंपल फूड था, इंपॉर्टेंट चीज थी, वो सब एब्सॉर्ब हो गया. अब बचेगा सिर्फ वेस्ट. तो ये जो लाइसोसोम है, it only has waste now. It only has waste. ठीक है, so this one is known as the residual vacuole. This is known as the residual vacuole. See, I'll rub this down.
ठीक है, आप कॉपी कर लेना पॉज करके. दिस इज नोन एज द रेसिडुअल वैक्यूल. Because it contains the waste. Okay, it can also be termed as, इसको एक और नाम दे सकते हैं, that is telolysosome. This is also termed as telolysosome. ठीक है, because it contains the waste. Simple food जो बना है यहाँ पे, that is taken up by the cytoplasm, that passes through the membrane of the lysosome. Food can pass through the lysosome membrane and enter the cytoplasm. जो बच गया, that is, this is the waste. So waste वाला जो secondary lysosome है, it is termed as residual vacuole और telolysosome. ठीक है, अब ये जो lysosome बना है, अब इसका क्या करें? ये तो waste है इसके अंदर. So this has to be taken out of the cell. It has to be taken out of the cell. I'm rubbing this down. Food vesicle वाला मैं रब कर देता हूँ. मैं काम करता हूँ, food vesicle को ऊपर लिख देता हूँ. This is food vesicle. You copy down this detail, pause करके. ठीक है, अब क्या होगा? ये जो रेसिडुअल वैक्यूल है, ये रेसिडुअल वैक्यूल जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू फ्यूज विद द मेम्ब्रेन. ठीक है, और इसके अंदर का जो भी वेस्ट कंपोनेंट था, ये सब सेल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो एब्जॉर्ब हो गया, साइटोप्लाज्म में चला गया. अब जो बचा है, दैट इज द वेस्ट. सो नाउ दैट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द, आई एम सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल. एक्सक्रीट हो रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा था. सो वी यूज्ड द टर्म एंडोसाइटोसिस. यहाँ पे वेस्ट बाहर निकल रहा है. सो वी हैव अ टर्म दैट इज एक्सोसाइटोसिस. This is known as exocytosis. It is also termed as cell vomiting. It is also termed as cell vomiting. जैसे cell drinking बोला था, वैसे cell vomiting भी है. And we have one more term. That is effugy. That is effugy. ठीक है, जब रेसिडुअल वैक्यूल के अंदर से वेस्ट बाहर निकलेगा फ्रॉम दी सेल, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर वेस्ट को सेल के बाहर नहीं निकाला जाएगा, सेलुलर वेस्ट को, तो वो क्या होगा? सेल के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, और बिल्डअप होने की वजह से इट कैन लीड टू वेरियस डिसीजेस. विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट. ठीक है, तो जो वेस्ट बाहर निकलेगा रेसिडुअल वैक्यूल में से, द प्रोसेस इज नोन एज सेल वॉमिटिंग, एक्सोसाइटोसिस, या फिर ईफेगी. Getting the content. ठीक है, so this was the digestion of the food. Lysosome also has the ability to digest the cell organelles which are non-functional or which are affected or infected. They have that ability as well. So when they are digesting their own cell organelles, that is termed as autophagy. जैसे यहाँ पे I have used the term heterophagy, so that process is known as autophagy. Clear है? So I'll rub this down. वीडियो को पॉज कर लो और पूरा डिटेल कॉपी कर लो. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. फूड वेसिकल, प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम, वी ऑल्सो टर्म इट एज हेटेरोफेगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल. डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो सब डाइजेस्ट करेंगे. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, और जो सिंपल फूड मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म को दे देंगे थ्रू दी सेल, थ्रू दी मेम्ब्रेन. तो सिंपल फूड कैन पास थ्रू दी लाइसोसोम मेम्ब्रेन. तो अब जो सिंपल फूड था वो आ गया साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनल्स अपने हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब बचा क्या लाइसोसोम के अंदर? ओनली दी वेस्ट, ओनली दी वेस्ट. तो जो वेस्ट वाला लाइसोसोम है, दैट इज टर्म्ड एज द रेसिडुअल वैक्यूल और दी टेलोलाइसोसोम. ये रेसिडुअल वैक्यूल क्या करेगा? फिर से आएगा सेल मेम्ब्रेन के पास, और जो पूरा कंटेंट था अपना उसको बाहर निकाल देगा. दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग, या फिर ईफेगी. ठीक है, चले आगे.
तो यहाँ पे मैंने हेट्रोफेगी बोला है, मैं दो टर्म्स और दे देता हूं, जैसे कि वी डिड टॉक अबाउट कि जो फूड वेसिकल था उसके अंदर अगर लिक्विड है तो वी टर्म इट एज स्पिनोसोम, अगर सॉलिड फूड मटेरियल वी टर्म इट एज फेगोसोम। अगर सेल सॉलिड फूड मटेरियल को खा रहा है, ओके, सो दैट इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस, दैट इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस, ओके। कोई सॉलिड चीज को अंदर डाइजेस्ट किया जा रहा है, सो दैट इज फेगोसाइटोसिस, और कोई लिक्विड चीज को किया जा रहा है तो दैट इज टर्म्ड एज स्पिनोसाइटोसिस। दिस इज सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक है। सो अभी मैं क्या बोल रहा था कि जो सेल होता है उसके अंदर लेट्स से देयर इज एन ऑर्गेनल व्हिच इज नॉन फंक्शनल, ठीक से काम नहीं कर रहा है, या इट हैज बिकम डेड, या इट हैज बिकम इन्फेक्टेड, ओके। द लाइसोसोम दे आल्सो वर्क with the leukocytes, with the WBCs. WBCs are termed as the guard cells. So if the cell is infected, if the cell is old enough, if the cell is dead, so I need to get, I'm sorry, if the organelle is dead, सेल के अंदर का कोई ऑर्गेनल डेड है या फिर ऑर्गेनल इन्फेक्टेड है या फिर ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है, द सेल हैज टू गेट रीड ऑफ दैट ऑर्गेनल, द सेल हैज टू गेट रीड ऑफ दैट ऑर्गेनल। तो उस केस में इस चीज को लाइसोसोम की मदद से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा, ओके। तो पहले जो चीज इसके सराउंडिंग में बनती है दैट इज नोन एज दिस फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन अराउंड दिस ऑर्गेनल व्हिच इज नॉन फंक्शनल और व्हिच इज इन्फेक्टेड, and that membrane is known as isolation membrane. That membrane is known as isolation membrane, and once the isolation membrane is formed, फिर क्या होगा, जो प्राइमरी लाइसोसोम था, जो प्राइमरी लाइसोसोम अपन ने पहले बात करी थी ना, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम था वो इससे आगे फ्यूज हो जाएगा, इससे आके फ्यूज हो जाएगा। As this organelle belongs to the cell itself, this is termed as autophagy. Autophagy. And there's another term for it as well, that is intercellular. There's another term that is intracellular scavenging. We have one more term for it, autophagy के लिए, that is intracellular scavenging, ठीक है। Now primary lysosome plus this organelle which is non-functional, जिसके सराउंडिंग में we have the isolation membrane, ये दोनों फ्यूज हो गए और ये फ्यूज होके they would form a lysosome which is known as, प्लस कर देता हूँ यहाँ पे मैं, which is known as autophagosome. We have the autophagosome or cytolysosome. It is termed as autophagosome, ठीक है। It is also termed as autolysosome भी बोल सकते हैं, phagosome, autolysosome या फिर cytolysosome, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहां पे इंट्रासेल्युलर स्कैवेंजिंग हो रहा है, ऑटोफेगी हो रहा है, मतलब खुद के इसको, दिस इज व्हाट दिस इज इन्फेक्टेड ऑर्गेनल ले लेते हैं, दिस कैन बी एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनल और इट कुड बी अ डेड ऑर्गेनल, ठीक है, या डिफंक्शनल ऑर्गेनल, कुछ भी है। द सेल वांट्स टू गेट रीड ऑफ दिस ऑर्गेनल, सो उस केस में लाइसोसोम क्या करेगा, उस चीज को डाइजेस्ट करके इंपॉर्टेंट चीजें ले लेगा और वेस्ट को बाहर निकाल देगा, ठीक है। वी टर्म इट एज ऑटोफेगी। डन। सो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस आइसोलेशन मेम्ब्रेन प्लस दिस ऑर्गेनल
वी टर्म इट एज ऑटोफेगोसोम, ऑटोलाइसोसोम या फिर साइटोलाइसोसोम. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे काफी सारे लाइसोसोम के नाम लिए. आई मेंशन्ड द प्राइमरी लाइसोसोम, द सेकेंडरी लाइसोसोम, द ऑटोफेगोसोम, द ऑटोलाइसोसोम और द साइटोलाइसोसोम. तो आप देख सकते हो यहाँ पे द लाइसोसोम इज एक्चुअली शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म. द लाइसोसोम हैज मेनी फॉर्म्स. ठीक है. तो ये पॉइंट याद रखना है. तो I'll put it as the structure of lysosome shows many forms. The structure of lysosome shows many forms. ठीक है. तो what is a term that can be used for many forms? Polymorphism. आप बोल सकते हो लाइसोसोम shows polymorphism. Lysosome exists in more than one forms. ठीक है. So that is polymorphism. One more thing that has to be known as you keep growing, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, ठीक है, सेल के अंदर लाइसोसोम का प्रोपोर्शन भी बढ़ता जाता है. एज यू एज द नंबर ऑफ लाइसोसोम ऑल्सो इंक्रीज एंड द अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स दे डिक्रीज. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसका प्रोपोर्शन कम होता जाएगा बट लाइसोसोम इज गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता जाएगा तो सेल की एफिशिएंसी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी, द एबिलिटी टू वर्क वुड डिक्रीज. सो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट इज गोइंग टू हैपन अलोंग विद द एज. ठीक है. सो फंक्शन देख लेते हैं एक बार फिर से. तो फंक्शन में इट डील्स विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन. What does it do? Lysosome, it deals with intracellular digestion. Intracellular digestion is सेल के अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा था दैट. सो इंट्रासेल्युलर में वी कैन गो फॉर हेटेरोफेगी एंड वी हैव अनदर दैट इज intracellular scavenging. Intracellular scavenging. ठीक है. Another function it perform is extracellular digestion. Extracellular digestion में जो enzymes होते हैं they are released outside. ओके. लाइसोसोम से एंजाइम्स बाहर निकलेंगे और डाइजेशन बाहर की तरफ होगा और फिर जो सिंपल मटेरियल बनेगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. ठीक है. सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है. इट ऑल्सो परफॉर्म्स ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस इज खुद को एंड लाइसिस इज ब्रेकडाउन, खुद का ब्रेकडाउन कर सकता है. ठीक है. इफ द सेल इज इंजर्ड, इफ द सेल इज इन्फेक्टेड, ओके, तो उस केस में इट डज नॉट वांट द इन्फेक्शन टू स्प्रेड इन द बॉडी, तो इट कैन परफॉर्म ऑटोलाइसिस. ठीक है. सो आई कैन ऑल्सो पुट इट एज क्या डिफेंस में भी काम में आ रहा है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर दे आर प्रेजेंट विद द WBC और द ल्यूकोसाइट. तो क्या करेगा इन्फेक्शन को, या फिर इट वुड बी हेल्पफुल टू किल द पैथोजेंस. किल पैथोजेंस क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल है. सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो काफी सारे पैथोजेंस को मार सकते हैं. पैथोजेंस आर harmful organisms that cause a disease. It could be a bacteria or it could be a virus as well. ठीक है. सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है, ऑटोलाइसिस है और डिफेंस में भी काम में आता है. एक और इंटरेस्टिंग बात मैं लाइसोसोम के बारे में बताता हूँ. एक एंजाइम जो अपन ने आगे मेंशन किया कैथेप्सिन. ठीक है. कैथेप्सिन की अगर बात करते हैं
So cathepsin is actually associated with the metamorphosis of the frog. It is useful in the process of metamorphosis of frog. आपको पता होगा कि जो टेडपोल होता है उसके पास टेल होती है. A tadpole has tail. बट जो फ्रॉग होता है, द मैच्योर्ड फॉर्म, टेडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है और फ्रॉग बनता है. फ्रॉग डज नॉट हैव टेल. टेल एब्सेंट. वो जो टेल टेडपोल की अवेलेबल थी, उस टेल को डाइजेस्ट करने का काम, क्योंकि जब टेडपोल से फ्रॉग बन रहा है, जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो उस टाइम पे टेल को जो डाइजेस्ट करने का काम करेगा, दैट एंजाइम इज कैथेप्सिन, which is present in the lysosome. ठीक है. So from the need point of view or the competitive point of view, ये याद रखना है cathepsin is an enzyme which helps in the metamorphosis of frog. ठीक है. Now E-phagy exocytosis अपन ने पढ़ लिया है. E-phagy exocytosis, that is cell vomiting. Now let's say due to some abnormality, if E-phagy is not taking place or exocytosis is not taking place, E-phagy or exocytosis is absent in the cell. ठीक है. सेल वॉमिटिंग जो अपन बोल रहे थे, इफ इट इज एब्सेंट, सो उस केस में क्या होगा, जो वेस्ट बनता था, जो अपन ने बनाया था रेसिडियल वैक्यूल या फिर टेलोलाइसोसोम, रेसिडुअल वैक्यूल जो बनाया था, वो वैक्यूल अपना वेस्ट सेल के बाहर रिलीज नहीं कर पाएगा, और जब वो रिलीज नहीं कर पाएगा तो रेसिडुअल वैक्यूल का नंबर सेल के अंदर बढ़ता जाएगा. The number is going to increase. So if E-phagy or exocytosis is absent, there is build-up of waste or build-up of residual vacuum inside cell, leading to various diseases. Some of the diseases are polynephritis. So we have a disease known as polynephritis. Okay, and we have another disease that is hepatitis. ठीक है. So polynephritis and hepatitis are caused due to the build-up of waste या फिर residual vacuoles inside the cell, because E-phagy या फिर exocytosis नहीं हो पा रहा है. Simple and easy. ठीक है. Now let's say यहाँ पे तो चलो exocytosis नहीं हो पा रहा है, but if due to some abnormality, if the lysosome do not consist of digestive enzyme, अगर लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही एब्सेंट है, if lysosome does not contain some, let's say all, acid hydrolase enzyme, lysosome does not contain some or some acid hydrolase enzyme, तो उस केस में जो सबस्ट्रेट था,
सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा बिकॉज एंजाइम्स एब्सेंट है। तो यहां पे लिखते हैं नो ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, नो ब्रेकडाउन या फिर डाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और द कॉम्प्लेक्स फूड। सो दिस इज गोइंग टू लीड टू द बिल्डअप, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो वो सेल के अंदर क्या होगा, जमा होता जाएगा। बिल्डअप ऑफ सबस्ट्रेट लिख लेते हैं। बिल्डअप ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। ओके, और द स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट, because the substrates are not getting digested by the lysosome, because the lysosome does not contain some acid hydrolase enzymes, तो वो सबस्ट्रेट का सेल के साइटोप्लाज्म में बिल्डअप हो रहा है। इससे पहले वाले में मैंने क्या बोला था, वेस्ट का बिल्डअप हो रहा है। यहां पे मैं सबस्ट्रेट के बिल्डअप की बात कर रहा हूं, सबस्ट्रेट का बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो वो सबस्ट्रेट क्या होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जमा होगा या फिर बिल्डअप हो जाएगा एज अ सबस्ट्रेट। दिस लीड्स टू a disease which are termed as storage disease. It leads to a disease known as the storage disease, और इन सब में एक चीज कॉमन होगी, that is they would have neurological disorder. जो भी स्टोरेज डिसीज होगी उन डिसीज में एक चीज सबसे कॉमन होगी, दैट इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो वी हैव सम डिसीज, जैसे कि देयर इज अ फेबर्स डिसीज, देयर इज अ फेबर्स डिसीज है, देयर इज Tay-Sachs disease, there is Hunter's disease, there is Hurler's disease, ठीक है। Hurler's disease, ठीक है, एंड Niemann-Pick's disease। ठीक है, सो वी हैव द हंटर्स डिसीज, वी हैव द नाइमन-पिक डिसीज, वी हैव द हर्लर्स डिसीज, फेबर्स डिसीज एंड द टे-सैक डिसीज। ये जितने भी डिसीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, इन सब में देयर इज वन थिंग कॉमन, दैट इज दे हैव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दे हैव द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो वी हैव द फेबर्स डिसीज, Hurler's disease, Hunter's disease, Niemann-Pick's disease, and the Tay-Sachs disease. ठीक है, so all these diseases have neurological disorders, and they come under a category of storage disease. कब, जब लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होते हैं, and they're not able to digest the substrate starts building up in the cell, and which leads to the storage disease. So we have some names of the storage disease. And all the storage disease would have neurological disorder. ठीक है, so in this lecture we have talked about different points regarding the lysosome. In the next lecture we'll move ahead and talk about the other topics. ठीक है,
So I hope you are copying down the details and making the notes, because this is very important from the board point of view as well as the NEET point of view. ठीक है? So I'll keep this much for the lecture. Thank you.